हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग AITS का पहला जो पेपर हुआ था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का, आज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं केवल ऑर्गेनिक वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा आपके साथ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला, और दूसरे सर आएंगे जो फिज़िकल वाला पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होने के कारण आप थोड़ा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि हम लोग क्वेश्चन का सलूशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक का है, अगर मैं टेस्ट सीरीज़ के पहले पेपर की बात करूं तो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक का है वो 49 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, तो बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शायद आप समझते होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि किसी भी एटम के इनफाइनाइट से वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को लाने में जो एनर्जी लूज होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EGS से। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम ग्रुप में चलें टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट चले तो इंक्रीज करती है, ये हमको पता था। अब जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, वो चारों जो ऑप्शन है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं, 16 ग्रुप के, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ये तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? सल्फर की, फिर होती है सिलेनियम की, और फिर होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन के बाद में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ही आता है, बट ऑक्सीजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाती है अपने ग्रुप में। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा, मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। मतलब सल्फर की सबसे ज़्यादा, देन सिलेनियम और देन ऑक्सीजन। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, जो हमारा इसके नीचे है वो है हमारा 50 नंबर वाला क्वेश्चन। 50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी विच आर नॉट कॉमन ऑफ बोथ ग्रुप 1 and 17 इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज दिया है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो ये पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपको पता है कि आयनेशन एंथैल्पी कम होती जाती है और साइज बढ़ने के कारण क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। जो फर्स्ट ग्रुप की बात करें हम लोग तो फर्स्ट ग्रुप में नॉट कॉमन बोल रहा है बोथ वाली स्थिति, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। फिर ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए नीचे वाले और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो सही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। उसका रीज़न क्या है कि आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करते जाएंगे, टेंडेंसी लूज करने की बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। तीसरा बोल रहा है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये भी सही है स्टेटमेंट। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाते हैं वैसे वैसे शेल इंक्रीज करते जाते हैं एक, और शेल इंक्रीज करने के कारण क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती जाती है, तो ये भी आपका सही है। और आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, बिल्कुल डिक्रीज करेगा आयनेशन पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये तीनों सही थे, पहला वाला जो था वो इनकरेक्ट था और वही आपका आंसर था। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले में, और ये है आपका मैच द कॉलम वाला। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपसे बोल रहा है कि आपको जो लिस्ट 1 में स्पीसीज और लिस्ट 2 में जो दिया हुआ है उसमें आपको लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला देखें तो ये कीटोन बना हुआ है। आपको मालूम है कि कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा होता है, और ऑक्सीजन के पास में यहाँ क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले वाले में जो ए है उसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारों में ए का फर्स्ट दिया हुआ है।
अब हम उसका बी देखते हैं। बी है अमोनिया। अमोनिया में मालूम है आपको कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो बी का हो जाएगा थर्ड। तो ऐसा पेयर आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा पेयर आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो 51 का सेकंड ऑप्शन होता आपका करेक्ट। अब आते हैं हम लोग 52 क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है 52 वाले क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्रोजन हैलाइड। ये बात फैक्ट सही है कि हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है। 17 ग्रुप में केवल फ्लोरीन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और वो होते हैं ऑक्सीजन, और दूसरा होता है नाइट्रोजन, और तीसरा होता है फ्लोरीन। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, कि आपका एजर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है विच मॉलिक्यूल हैज़ अ डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन जिसको होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम होता है डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें केवल एक ही एलिमेंट दे रहा है, वो है आपका बेरिलियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम क्लोराइड। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक इसमें आ रहा है वो आ रहा है 55 वाला, ठीक है। 54 फिजिकल का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे उसको स्किप कर रहा हूँ। सर आएंगे 54 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं आ गया हूँ 55 वाले। ये भी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ये भी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3। आपको पता है कि AlCl3 जो होता है वो कि एक सॉल्ट है, और वो किस किस से मिलके बना है? AlCl3 जो होता है वो बना है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है। इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ए का सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और आपका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। वैसे आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप अगर आपका एक आंसर मैच कर रहा है तो बाकियों को देखना नहीं, आप टाइम सेव कीजिए और आगे बढ़िए। तो मैंने भी यही किया है। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन है। ये हमारा ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन IUPAC में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन ये भी है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है आपका? ये पहला वाला 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये होता है आपका, ये लिखा हमने ये, और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है। ये टर्शरी कार्बन हो गया, और ये टोटल 4 कार्बन है। यही आपका क्या है? टर्ड ब्यूटाइल होता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपाइल जो है ये आपका आंसर होगा, मतलब फर्स्ट वाला। अब मैं अगर आगे चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक का है, नेक्स्ट वाला भी, मतलब 58 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है। पहला पेयर आपको दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर दिया है, और दूसरा देखिए ये सब क्या है? आइसोमर है। और आइसोमर में पहली कंडीशन आपको क्या देखनी होती है? पहली कंडीशन ये देखनी होती है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो पहले देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट है, मतलब ये चेन आइसोमर होंगे। तो पहला वाला तो जो पेयर है वो करेक्ट है, क्योंकि ये चेन आइसोमर है। सेकंड वाले में आइए, सेकंड वाला भी चेन आइसोमर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि CHO को यहाँ लगाया और CHO को यहाँ लगाया, तो कई लोग सोचेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कि CHO ग्रुप जो होता है वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, और वो जहाँ से लगा होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, मतलब फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये भी चेन आइसोमर है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आ जाएगा और एक चेन चेंज हो जाएगी, पर IUPAC नाम दोनों में रहेंगे। अब तीसरा वाला ऑप्शन देखें तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। ये भी आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो ये तीसरा भी जो स्टेटस है वो आपका करेक्ट है।
पर अगर हम चौथा देखें तो चौथे में तो पहला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो यहाँ 1 2 3 4 5 है और यहाँ 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ कार्बन ही अलग है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं हुआ, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो वो आइसोमर ही नहीं बनेगा। इसी कारण आपका 58 का ऑप्शन सही होना चाहिए। जो इनकरेक्ट पेयर ऑफ इसमें स्पीसीज है वो आपकी फोर्थ वाली है। अब आगे चलते हैं 59th क्वेश्चन में। 59th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 59th क्वेश्चन देखें। 59 क्वेश्चन तो फैक्ट वाला क्वेश्चन था सीधा सीधा। 59 क्वेश्चन में क्या बोला है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर सही होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का रिडक्शन कर रहा है दोनों तरफ, मतलब ए भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि अल्कोहल बन रहे हैं, और बी के रिडक्शन से भी मतलब अल्कोहल बन रहे मतलब अल्केन बन रहा है, मतलब बोथ आर रिड्यूसिंग स्पीसीज, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है प्रोडक्ट वो आफ्टर रिडक्शन बन रहे हैं। तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करूँगा यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा, और अगर मैं रेड फास्फोरस HI यूज़ करूँगा जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगी। मतलब मेरा आंसर सही होना चाहिए इसका फोर्थ वाला, 60 का आंसर सही होना चाहिए फोर्थ वाला। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 65 पे आ रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक वाले और इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज प्रोग्रेसिव मोर स्टेबल और हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ठीक बात है, ये ठीक बात बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस कर दें देन द ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। मतलब जैसे जैसे आप अगर लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंचेगा और उससे स्टेबिलिटी क्या होगी, उनकी बढ़ेगी। और उसका रीजन क्या दे रहा है कि द ऑकरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर सम टाइप एट्रीब्यूट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सही हैं। और इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो उसमें क्या होती है, +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। जैसे अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो आप देखेंगे कि लेड की जो होती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसकी +2 ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आगे आते हैं, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन था 66 वाला, कि कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर है आपका नेपच्यूनियम, क्योंकि इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हाईएस्ट। वैसे अमेरिसिनियम भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर उसकी +4 ज़्यादा स्टेबल होती है, +7 वाली नहीं होती। तो नेपच्यूनियम की +7 स्टेबल होती है और यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं 67 वाले क्वेश्चन में। ये भी आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में आप देख रहे हैं ल्यूटेरियम, यूरेपियन, लेंथेनियम और यट्रियम। इनमें सबसे कम होगी आपकी यट्रियम की। ठीक, सबसे कम किसकी होगी, यट्रियम की। क्यों, यट्रियम ऊपर आ रहा है। आपके पास कितनी ट्रांजिशन सीरीज है, पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम से जिंक तक का, दूसरी होती है यट्रियम से लेके कैडमियम तक का, फिर तीसरी होती है लेंथेनियम से लेके मरकरी तक का। तो इसमें आपका यट्रियम ऊपर आ रहा है, मतलब इसका मतलब है इसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी क्योंकि उसका पीरियड ही कम है। तो और उसके बाद अगर हम चलेंगे तो यहाँ से ल्यूटेनियम से लेके लेंथेनियम तक चलेंगे, तो जैसे जैसे आप चलेंगे ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, और ये आपका आंसर होगा इसका थर्ड वाला, जो कि सबकी ऑक्सीजन स्टेट सेम रखी है और यहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। अब आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ज्योमेट्रीज ऑफ टेट्राकार्बोनिल निकेल, टेट्राक्लोरोथेन
क्लोरिडो, प्लेटिनेट, सेकेंड आयन, और ये सारे तीनों के आपको रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि किसकी क्या ऑक्सीडेशन ज्योमेट्री होगी और क्या इसका वो निकलेगा। तो आपको पता है कि आपने दो ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं आपके इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। एक था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में आपने दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, sp3 और dsp2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में आपने दो टाइप के पढ़े हैं, sp3d और d2sp3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। पर आपको मालूम है कि निकिल का जो एटॉमिक नंबर 28 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और निकिल का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d8, और इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं अभी, इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जो बैक पेयरिंग होगी, वो क्या होगी, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँचेंगे, इधर पहुँचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि CO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैक साइड में शिफ्ट करके बैक पेयरिंग करेगा, और S के इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे और S खाली हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होगा, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी। और सेम वैसे ही PtCl2 में क्या बनेगा, चूंकि आपका वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और ये तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलता हूँ मैं आगे। सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 69th वाला। वो ये बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट आपके पास में ये इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, और बोल रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका कौन बनाएगा, इनर ऑर्बिटल और साथ में पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जनरली आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये बनाएगा, हालांकि सब में साइनाइड है। इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, मतलब यहाँ जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, d2, यहाँ जो हाइब्रिडेशन होगा d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे, और ये हाइब्रिडेशन आपका d2sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, तो अगर आप देखेंगे ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक आपका होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। तो बोल रहा है सैलिसिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड इजली। देखिए सैलिसिलिक एसिड को बनाने के लिए आप दो तरीके से देखते थे। पहला तो आप राइमर टीमन रिएक्शन में भी देख सकते थे, जिसमें कि आप क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेंगे तो वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाता था। और दूसरा तरीका होता है फिनॉल की CO2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो फिनॉल की CO2 और H2O के साथ जो रिएक्शन करा देंगे तो आपका जो ये हमने फिनॉल लिया और इसकी हमने CO2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा।
और इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दे रहा है तो एसिडिफाइड करने से क्या मिल जाएगा हमको, इसका अगर हम लोग एसिडिफाइड रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा जो ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, और वो हमारा क्या है, ये रिएक्शन होके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द वाइट प्रेसिपिटेट। बिल्कुल, फिनॉल की अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम, अगर आपने फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन करा दी 3 मोल ब्रोमीन के साथ एक्सिस ऑफ ब्रोमीन में, तो यहाँ पे आपको 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल यहाँ पे मिलेगी आपको, और 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट आता है। और ये रिएक्शन टेस्ट ऑफ फिनॉल भी है जो एलिफेटिक अल्कोहल को एरोमेटिक से डिस्टिंग्विश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 71 का। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं 72 पे। 72 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ है कीटोन और इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा रही है, तो ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपको पता है ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल पेंटेन 2-ऑन। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका इसमें। ये आपका अब कीटोन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डोल की जगह हम क्या बोलेंगे, कीटोल कंडेंसेशन हो रहा है, पर होगा ये एल्डोल कंडेंसेशन से। ये टिपिकल रिएक्शन है, ये आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। अब हम आगे चलें तो हमारा नेक्स्ट 73 क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि बेंजीन डायजोनियम फ्लोराइड फ्लोरोबोरेट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन था, ये स्टेबल होता है ना, बेल्समैन रिएक्शन से जो होता है। अब उसके बाद आपकी बोल रहा है कि अगर इस जो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है आपका, ये आयन को अगर हीट करेंगे एक्वस सोल्यूशन के साथ में, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन को देगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे दोनों ही ये हैं जो करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉय बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं वो नहीं टूटते। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनते हैं, और टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। कि जब आप किसी टेम्परेचर में चेंज कर दे या pH को चेंज कर दे तो प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेट हो जाता है। तो ये भी आपको बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्या है, ये भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एल्यूमिनियम आयन है वो कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, वो होता है 3rd ग्रुप का। और तो इसका मतलब है कि आपका P4 होना चाहिए। और जो दूसरा है Q आपका जो है जिंक जो होता है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है, जिंक जो होता है वो 4th ग्रुप का मेंबर होता है। तो आपका ये जो है 3rd होना चाहिए, मतलब आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ये ग्रुप आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में किया होगा, 0 ग्रुप, 1st ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, ये वही वाले ग्रुप हैं जो आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देखे हैं। तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग 78 क्वेश्चन पे, जो ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका होता है उसमें हम लोगों ने देखा था कि 14 ग्रुप का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे माने 15, 16, 17, 18 तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है, और नीचे आएंगे वैसे ही तो वैसे भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे N2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और N2 प्लस बोला तो N2 प्लस, क्योंकि N2 का 3 इसी कारण हो रहा है कि 14 है। अब यहाँ पे आ गए हमारे पास N2 प्लस बोला तो N2 प्लस होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 13 हो गए, तो 13 का कितना होता है 2.5। तो ये तो करेक्ट है ऑर्डर,
क्योंकि इसका 3 है, इसका 2.5 है, ये तो करेक्ट है, इसका भी करेक्ट है, इसका आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो ज़्यादा होगा O2 से। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था। अब आते हैं नेक्स्ट वाले, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस में पूछ रहा है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो उसके साथ जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उससे आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने किससे देखा, बॉन्ड ऑर्डर से देखा। यहाँ पे हम किससे देख रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट किससे देख रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन से देख रहे हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन के पास ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपके पास में जब वो इंटैक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, बोरॉन का ज़्यादा हो जाएगा कार्बन से, और इसी कारण यहाँ पे ये रिलेशन सही है। और C2 और O2 में जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे किसके पास ज़्यादा होंगे, C2 के पास में, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और O2 के पास कितना आ जाएगा, 1 ही पाई बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड होता है। तो इसी कारण ये भी रिलेशन सही है, पर ये रिलेशन गलत है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है O2 का, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा ऑर्गेनिक वाला है वो है 81। 81 क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन इज। अब आपको बोल रहा है स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आप गौर से देखें तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 1, क्योंकि इधर से ही आपके पास में मिलेगा। इसके पास देखेंगे तो 3, 2 5, 2 7, इसके पास 7 होंगे, इसके पास में इधर से 2 और इधर से 1, 3 ही होंगे, और इसके पास में 4 होंगे। तो सबसे ज़्यादा 7, मतलब आपका बी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे बी और बी के, फिर उसके बाद आएगा डी वाला, क्योंकि उसके पास में 2 और 2 4 थे, और फिर आएगा आपका सी वाला, और सबसे लास्ट में ए वाला, क्योंकि उसके पास 1 ही था। तो ऐसा जो सेट ऑफ बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आपका थर्ड वाले में बन रहा है। तो आपका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। हमने अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे इसको समझा है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 85 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैडमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कैडमियम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो है नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। आपको पता है कि जो लास्ट के जो तीनों हैं, मतलब 12th ग्रुप के जो तीनों एलिमेंट है, कौन कौन से, जिंक, उसके नीचे आता है कैडमियम, और उसके नीचे आता है मरकरी। इन तीनों के जो ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल या डी सबशेल जो होता है वो पूरे भरे होते हैं, और डी सबशेल पूरे भरे होने के कारण उनको हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि कैडमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि कैडमियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल पूरे, जो लास्ट के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे इनकम्प्लीट, माने पूरे कंप्लीट होते हैं, खाली नहीं होते हैं। अब दूसरा इसका रीजन दे रहा है कैडमियम एंड कैडमियम प्लस 2 बोथ हैव ए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो कैडमियम की जो CD के फॉर्म में है तो उस समय उसकी ऑर्बिटल जो होगा वो कंप्लीट होगा। कौन सा? डी वाला उसका पूरा तो भरा होगा, जो बोल रहे हैं। CD++ भी बोला तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लिया उसने? इलेक्ट्रॉन निकाला उसने कहाँ से? S से निकाला होगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि उस कंडीशन में भी डी ऑर्बिटल तो पूरे भरे ही होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे ग्राउंड स्टेट हो चाहे आयनिक फॉर्म हो, उसके ऑर्बिटल पूरे कंप्लीट होंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपका एजर्शन फॉल्स था, पर रीजन इसका ट्रू है। अब आते हैं, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, 86 वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। 86 वाला क्वेश्चन बोल रहा है सम सॉल्ट ऑल्दो कंटेन 2 डिफरेंट मेटलिक एलिमेंट गिव टेस्ट फॉर द देम द सोल्यूशन। और ऐसे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं, जो 2 डिफरेंट मेटल के साथ में जो टेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट देते हैं। अब मैं आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये 87 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक वाला। ये आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका क्या है, एनिसॉल ईथर है और उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ में। नाइट्रेटिक मिक्सचर है, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर है। अगर आप रिएक्शन कराएंगे और आपको पता है कि ये वाला जो OCH3 ग्रुप होता है वो OP डायरेक्टिव ग्रुप होता है क्योंकि की एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, ये OP डायरेक्टिव ग्रुप होगा। तो ये ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ले जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो कौन सा जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है आपका NO2+ नाइट्रोनियम आयन। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पैरा पोजिशन पे। इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। पैरा नाइट्रो एनिसॉल जो बनेगा यहाँ आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऑर्थो वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपका जो होगा, ये पूछ रहा है आपको मेजर प्रोडक्ट लिखा है तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा नाइट्रो होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 88 क्वेश्चन पे। 88 क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएजेंट आपको P बताना है जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आप गौर से देखें तो ये रिएक्शन जो हो रही है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। ये जो है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या करते हैं, जो एमाइड होता है उसकी रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH के साथ कराते हैं तो 1 कार्बन लेस का क्या बनता है, अमाइन बनता है। तो यहाँ से 1 कार्बन लेस का अमाइन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रीजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्रोमीन और NaOH है। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर में जो भी मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे वो आपके साथ डिस्कस किए तो वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आगे चल के इसी में AITS का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब ये हमारा AITS का सेकंड पेपर है जो फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है और मैं अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाऊं। हमको पहला क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे 48 में। ये बोल रहा है कि अरेंज द नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन फ्लोरिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे आपको इसको अरेंज करना है। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर सही होगा आपका फर्स्ट वाला। इसका आंसर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। फिर वैसा ही क्वेश्चन आपका 49 वाला भी है, बिल्कुल फैक्ट वाला। आपको एटॉमिक नंबर का सेट दे दिया है और ये पूछ रहा है
कि जिनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं। ये मेंडलीव वाले जैसे केस में हम देखते थे 3rd B 4th B 7th है 7B 3rd B, तो इसका आंसर भी क्या है आपका 3rd वाला है सही। ये रिलेशन आपका क्या है इनकरेक्ट है, ठीक, क्योंकि मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट ही थे, उससे ज़्यादा निकले नहीं थे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये दोनों फैक्ट वाले क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब ये भी क्वेश्चन देखें, ये भी आपका हाइब्रिडाइजेशन उसके साथ में पैरेलल में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में। अब आपको ICl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपको पता होगा, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालने का तरीका आपको पता होगा, है ना, कितने कोवेलेंट बॉन्ड उसके साथ फॉर्म हो रहे हैं, उस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे पहले वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका sp3d, क्योंकि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस उसमें हम जोड़ देते हैं नंबर ऑफ कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और अगर प्लस होगा तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो अनायन होगा तो उसमें एक जोड़ देंगे। ऐसा करने से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगा वो निकलेगा sp3d2, मतलब ए का आपका होगा 3rd वाला, सॉरी 2nd वाला ए का, ठीक, और बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा sp2, मतलब 4th वाला। मतलब इसमें जो आंसर आएगा आपका वो 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका जो मैंने अभी ओरली बताया आपको, आप वहाँ से निकाल लेंगे। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन आता है वो 57 पे आता है। हम थोड़ा स्क्रॉल करके जाएंगे आगे, नेक्स्ट उसमें आएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है कि अल्कोहल विथ अ मॉलिक्यूलर CnH2n+2O आर आइसोमेरिक। आपको मालूम है कि जो अल्कोहल होता है वो किसके साथ आइसोमेरिक फॉर्म में रहता है, माने फंक्शनल आइसोमर होता है किसका, ईथर का। आपको मालूम है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होके केवल क्या होता है फंक्शनल ग्रुप चेंज आते हैं। तो अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एसिड ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, लाइक दिस। तो वैसे ही अल्कोहल का जो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 58 वाला, उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि कितने एरोमेट नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एरोमेटिक कौन कौन से हैं। तो पहला वाला तो आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन देखनी पड़ती थी, आपको पता है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और कंपाउंड हक्कल्स रूल को ओबे करना चाहिए। तो चार को जो पूरे कर रहे हैं वो एक तो ये स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है, दूसरा ये स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है, और तीसरा ये स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है। ये आपका एंटी एरोमेटिक है जो ये वाला स्ट्रक्चर है, और ये तो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि ये उन चार क्राइटेरिया में से प्लेनरी नहीं है, क्योंकि ये वाले दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को शो करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें तीन ही केवल क्या मिलेंगे आपको, एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 वाला, इसमें आपको ये बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्ट्रेट चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने भी आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे उतनी ही क्या होते जाएगा, और स्ट्रेट चेन में उतनी उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ते जाएंगे। तो इनमें देखें तो आपके पास में ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, पेंटेन है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एन पेंटेन, मतलब स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रांचिंग, क्योंकि नॉर्मल पेंटेन है, एन लिखा है। तो सी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन में आपको सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बाकी चेक करने की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि पेंटेन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वह हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 आपको ये बोल रहा है कि आपको मैच करना है इनके उसमें से। अगर आप देखें तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका कौन सी रिएक्शन दे रहा है, आपको पता है ये टिपिकल वुड्स रिएक्शन है कि सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन बनता है। अगर दोनों अल्काइल का डिफरेंट हो गए तो मिक्सचर ऑफ अल्केन बनता है। तो पहले का होना चाहिए थर्ड, तो पहले के थर्ड में दो ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, दूसरी वाली जो रिएक्शन हो रही है
आपको पता है दूसरी रिएक्शन जो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ पे सोडा लाइम लिया हुआ है और यहाँ पे तो बी का होना चाहिए 4, तो ए का 3rd और बी का 4, मतलब आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो पहली रिएक्शन वुड्स वाली है और दूसरी आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये सोडा लाइम है NaOH और CO, और आपको मालूम है सोडा लाइम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक वाला मिलेगा या इनऑर्गेनिक वाला मिलेगा वो 65 पे मिल रहा है। तो मैं आगे चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 65 पे आता हूँ। यह है कि क्वेश्चन नंबर 65 तो बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेन। हाइड्राइड्स हैं ये सारे के सारे, और आपको पता है कि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो आपके 16 ग्रुप में जो हाइड्राइड्स होते हैं डाउन द ग्रुप चलने पर क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लूज करने की प्रोबेबिलिटी आसानी से बढ़ती जाती है, क्योंकि सेंटर एटम का साइज बढ़ता जाता है तो हाइड्रोजन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका जो ऑर्डर आएगा इसके हाइड्राइड्स का वो ये आएगा, मतलब टेल्यूरियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा, फिर सिलेनियम, फिर सल्फर का, और फिर ऑक्सीजन का हाइड्राइड आपका सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर का होगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो 66 क्वेश्चन है, जो आपका कॉलम, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कलर से आप एक कलर ध्यान रख लीजिए। आपको आयोडीन का पता है आपको कि वायलेट कलर होता है और क्लोरीन का जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू होता है, इससे आपको पता चल जाएगा और आप वैसे इसको याद रख सकते हैं कलर वाला। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा हमारा 67 क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट डू नॉट शो मोर देन वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर देन वन नॉन जीरो बोलता है, तो मोर देन वन नॉन जीरो नहीं शो करता है, वो आपका स्कैंडियम है। आपको पता है स्कैंडियम केवल +3 शो करता है और जिंक जो होता है वो केवल +2 शो करता है, जबकि Mn जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला, क्योंकि यही दो हैं जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 कि होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग कौन सा होता है। आपको शायद पता होगा होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लिगेंड, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड होंगे, दो डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे सब में दो लिगेंड आप देख रहे हैं, पर इसमें सिर्फ अमोनिया लिगेंड है यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका होमोप्लेटिक टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 69, ये भी आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का। ये बोल रहे हैं कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का आपके पास फॉर्मूला था, मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास निकालने का फॉर्मूला था कि म्यू = n+2 का √ इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे n क्या थे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। n जो था वो आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने आएंगे कि ये आ जाएगा, आपको देखिए 6 आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 6 के आसपास आ रहा है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ये पता चलेगा कि 36 के आसपास अगर ये होगा, √30 उसके ये आएगा। तो इसका मतलब है कि n हम कितना रख ले, यहाँ पे n हम रख लेते हैं टोटल आपके पास 5, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे 5 तो 5 + 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √35, और √35 जो है वही आपका क्या होगा 5.92 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास में आंसर होना चाहिए 3rd वाला, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 70, जो कि ऑर्गेनिक का है। 70 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने ब्रोमोबेंजीन लिया हुआ है और उसकी सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई, और उसके बाद CH3Br के साथ। तो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, मतलब ये सीधा सीधा क्या है, फिटिक रिएक्शन बता रहा है, ठीक है। और फिटिक रिएक्शन में इसमें क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी बाद में। मतलब यहाँ से तो सोडियम डाइईथर और इसको ले लिया, इसका मतलब है ये दोनों मिला क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, और वुड्स रिएक्शन होगी तो Br को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉल्विन बनेगा। मतलब 70 का 2nd ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो पहले फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं। ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये रिएक्शन कौन सी है,
ये है राइमर टीमन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ये टिपिकल रिएक्शन है और ये भी आपको ध्यान में होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 72 क्वेश्चन में आपको अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं PBr3 के साथ में, और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहा है, और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। तो सबसे पहले अगर इसकी PBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रोमोइथेन मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रोमोइथेन मिलेगा। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहा है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है यहाँ पे डिहाइड्रोएलोजिनेशन होता है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एल्कीन, मतलब इथीन। और इथीन की फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उसका हाइड्रेशन करेंगे, मतलब ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यहाँ से हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है आपको कि ये बड़ी टिपिकल रिएक्शन है, ये भी आप समझ रहे हैं, ये क्रोमिल ऑक्साइड के साथ ये इटार्ड रिएक्शन का सेटअप है। यहाँ से आपके पास में सेकंड नंबर पे जो बनेगा ये एक आपका कंपाउंड बनता है, और फिर उसके बाद ये X बनेगा आपका, आपसे X पूछ रहा है, और अगर Y पूछे तो Y क्या बन जाएगा, Y बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है। तो ये भी आपकी बड़ी टिपिकल रिएक्शन थी जो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये भी आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन है। अगर आप देखें तो पहले वाले केस में फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन कराएंगे, तो पहले जो फर्स्ट वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाले से जो प्रोडक्ट बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका CH3 यहाँ आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले से बनेगा, ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया, ये यहाँ लिख दिया। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। अब उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपने फिर उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस पूरे करेंगे तो आप क्या होगा, ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और आपका बन जाएगा ये वाला डायोइक एसिड, ये वाला आपका एसिड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, मतलब यहाँ तक रिएक्शन होके पहले ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 75। इसी में नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड एल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है, जो मोस्ट ऑकरिंग अमीनो एसिड होता है तो एल कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, ये तो सही है। दूसरा है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय और 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिटेन करता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन करता है, बाकी दोनों डिस्ट्रॉय जाते हैं, ये भी सही है। और विटामिन B1 नेम इज़ अ थायामीन, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसमें ऑल ऑफ दिस ये सारे क्या हैं, सही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से जो आएगा वो वाले, उसमें लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड होता है, इसमें आपको ये बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स द ब्लड रेड कलर ऑफ Fe ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये बन जाता है फिर थायोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ब्लड रेड कलर देता है। ये भी टेस्ट है, ये भी आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आप देखेंगे। इसके बाद हमको जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारा केमिस्ट्री में ये वाला है इनऑर्गेनिक वाला, वो है 79 क्वेश्चन। आप देखिए पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला बोल रहा है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। तो ये तो सही है, जितने ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं जितने की पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। दूसरा है द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर जनरली इक्विवेलेंट टू एनर्जी और शेप, ये भी सही है, दूसरा भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, इसका मतलब है कि अब आपके पास ये वाला बना ऑप्शन, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 भी आपका इनऑर्गेनिक वाला है, केमिकल बॉन्डिंग का। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी पूछ रहा है कि
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा, तो ये तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे बाद में होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसी के बेस पे हमको अलग अलग शेप मिलते हैं जब हम लोग VSEPR थ्योरी देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 82 है, जो मिलेगा हमको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का। पूछ रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये तो मालूम है 2 डिग्री अमाइन है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल इथेनामाइन। दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो छोटे वाले को N अल्काइल अल्केनामाइन होता है जनरल नॉमेनक्लेचर, तो हम पढ़ेंगे इसको N मिथाइल इथेनामाइन। तो ये इसका। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो ऑर्गेनिक में इसमें मिलेगा हमको, मिक्स मेटल आप जानते हैं, जो लेंथेनाइट वगैरह की जो मेटल होती है वो आयरन के साथ जो एलॉय बनाती है वही क्या कहलाता है, मिक्स मेटल कहलाता है। तो ये आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन था 86। अब आइए 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में शो होते थे। फिलहाल तो ये सारे ऑक्टाहेड्रल है, पर ये टेट्राहेड्रल है। पर टेट्राहेड्रल में A2B2 टाइप देते थे केवल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में A4B2 टाइप देंगे, मतलब आपका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका A2B2 टाइप में है, और यहाँ पे A4B2 टाइप है। ये टोटल 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Cl के बेस पे इसके क्या होंगे, सिस और ट्रांस बनेंगे। जब दोनों Cl क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ट्रांस होगा, और वो नहीं होंगे तो वो फिर सिस हो जाएगा। तो A4B2 टाइप का ये है, Ma4B2 टाइप का, तो ये ट्रांजिशन मेटल ये देगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। ये आपकी रिएक्शन दे रहा है। ये रिएक्शन आपको याद होगा, ये विलियमसन सिंथेसिस है, और विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली क्या होती है, SN2 के थ्रू परफॉर्म करती है। और इस कंडीशन में आपका एल्काइल हैलाइड छोटा होना चाहिए, और सोडियम अल्कोक्साइड जो होता है वो बल्कि होता है 3 डिग्री, और यहाँ से जो ईथर मिलेगा आपको वो ये वाला ईथर मिलेगा, और ये आपका NaCl बन के निकल जाएगा। ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस है। अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ये कंपाउंड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोडक्ट ईथर। पहला रिडक्शन करा रहा है नाइट्रो कंपाउंड से, तो यहाँ क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग अमाइन बन जाते हैं, मतलब CH3 CH2 NO2 यहाँ बन जाएगा। फिर यहाँ भी वही बनेगा, CH3 CH2 NH2 ये भी बन जाएगा। इस वाले का एमाइड का यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट कर जाएंगे यहाँ पे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ भी सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH3 CH2 NO2, मतलब इथेनामाइन तीनों में बनेगा। और जो चौथा वाला जो आपका है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आपको मालूम है यहाँ पे एक कार्बन कम का, मतलब यहाँ पे बन जाएगा मिथेनामाइन बन जाएगा, और यही चीज़ जो होगी वो अदर 3 प्रोडक्ट से क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th वाला, क्योंकि 4th वाला आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है जो 1 कार्बन लेस का यहाँ पे अमाइन फॉर्म करेगा। इसके बाद तो ये सारे क्वेश्चन जो आपने देखे, ये सारे जो क्वेश्चन थे आपके, ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं इसके जो AITS का 3rd वाला पेपर है, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन 40, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 49 से आ रहा है हमारा, इसमें जो
ये हमारा पहला क्वेश्चन आया जो हम लोग लेंगे। अब इसमें ये बोल रहा है कि मैच द कॉलम, आपसे बोल रहा है कि एक तरफ मॉलिक्यूल दिया है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया है। आपको वैसे डाटा तो किसी का याद करना नहीं रहता, पर आपको ये तो पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा होगी। पर यहाँ पे आपके पास में सिंगल एटम है और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपका अमोनिया का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अमोनिया का? क्योंकि अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर बना के डाइपोल मूवमेंट देखें तो अमोनिया में ये लोन पेयर आया और ये 3 हाइड्रोजनें आई। अब इनका रिजल्टिंग इस साइड में जाएगा, इसका रिजल्टिंग इस साइड में, इसका रिजल्टिंग इस साइड में और इसका रिजल्टिंग इस साइड में। तो सारे अपवर्ड जा रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा जो होगा अमोनिया का होगा, मतलब 1.7। हमको ये देख लेना है सबसे ज़्यादा और सबसे कम को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा बी जो आ रहा है, सॉरी जो आपका सी है, सी होना चाहिए 5th। तो सी जो 5th आ रहा है वो एक में ही आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अमोनिया में सारे के सारे अपवर्ड जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 वाला क्वेश्चन भी आपका ये है इनऑर्गेनिक का। बोल रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज X, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2- कितना हो जाएगा? देखिए O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, O2 2- मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। अगर X का बॉन्ड ऑर्डर अगर मान लीजिए CO इज X हो रहा है, ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2+ कितना हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा X/3, क्योंकि CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और X/3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा X/3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इसमें आएगा वो आएगा 56 पे। तो चलते हैं आगे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 56 है वो ऑर्गेनिक वाला है। विच ऑफ द, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग का ही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेस द sp बॉन्ड। sp के लिए आपके पास में सीधी सी बात है, थर्ड वाला ऑप्शन sp के लिए कार्बन के sp की क्या कंडीशन होती है? कार्बन के sp की 2 कंडीशन होती है, या तो वन साइडेड वो ट्रिपल बॉन्डेड हो या बोथ साइड वो डबल बॉन्डेड हो। तो यहाँ पे वो बोथ साइडेड डबल बॉन्ड है, इसी कारण ये क्या है, ये बीच वाला जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके बाद आपका 57 वाला भी है। अब आगे चलते हैं। 57 बोल रहा है रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट द मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मम फ्रॉम द मिनिमम स्टेबल कन्फर्म। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी बात करूं इथेन में, तो इथेन में अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो इथेन में आपके पास में ये मैंने ले लिया, ये इक्लिप्स फॉर्म है और इक्लिप्स को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो 60 डिग्री रोटेट करने पर वो क्या बन जाएगा, 60 डिग्री रोटेट करने पर वो स्टैगर्ड बन जाएगा। और स्टैगर्ड में क्या होता है, ये बन जाएगा। और स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इथेन में और इक्लिप्स फॉर्म लीस्ट स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा लीस्ट स्टेबल से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एजर्शन रीजनिंग वाला 58 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, नहीं सॉरी ईस्टर आर होमोलोगस, ठीक है। और रीजन बोल रहा है होमोलोगस ओनली डिफरेंट बाय द CH2 ग्रुप, ठीक। तो 58 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो दोनों ही एजर्शन और रीजन क्या है, फॉल्स है। क्यों? होमोलोगस वो होते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, साथ में फंक्शन ग्रुप भी सेम होने चाहिए और सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस नहीं चाहिए, ओनली 1। तो ये दोनों ही क्या है, गलत हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इथाइल क्लोराइड की जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ये बोल रहा है कि आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन के निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी, मतलब यहाँ पे बन जाएगी करस्पॉन्डिंग अल्केन, ठीक है। तो ये भी इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इस कैटेगरी में आएगा वो आएगा 65 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि AlCl3 फॉर्म डाइमर Al2Cl6, ये तो सही बात है, बताता है
बट इट इज डिजॉल्व इन द एसिडिक H2O फॉर्मिंग Al2S, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और Cl आयन को रिलीज करेगा, तो ये भी सही है। दूसरा बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन AlCl3 इज एक्वस, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था पिछले वाले AITS में कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता, सॉल्ट बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो ओवरऑल सोल्यूशन एसिडिक होगा। मतलब बोथ एजर्शन रीजन 2 हो रहे हैं, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों उससे मैच नहीं कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 66। क्वेश्चन 66 भी आपका इनऑर्गेनिक का है। मॉलिबिंडम का 6 बता रहा है, टंगस्टन का 6 बता रहा है, ऑक्सीजन फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन Cr6 से। ठीक है, ये तो सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। अब क्रोमियम 6 इज in the form of dichromate in the acidic medium is strong reducing agent, तो ये है, पर उसका रीज़न नहीं है ये, तो एजर्शन तो ट्रू है बट रीज़न जो है वो आपका गलत है। मतलब इसमें आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि उसका कोई लेना देना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस कैटेगरी में वो आएगा 67। नेक्स्ट उसमें जाएं हम लोग पेज पे, तो 67 क्वेश्चन ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हैं इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द डी सबशेल होता है ना। द कोवेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथेनाइट मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटेनियम, ये तो सही है क्योंकि ये होता ही। फिर द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज में चेंज आ नहीं रहा है। फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेनियम ऑक्साइड, ये भी सही है। जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, यस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये होता है, तो ये चारों सही हैं। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम द अनदर इज इजी, नहीं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं था सेपरेशन का, तो इसका मतलब है ये चारों जो स्टेटमेंट थे वो सही थे, पांचवा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फिर हम आगे चलते हैं 68, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब ये बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा है और इसमें पूछ रहा है कि कितनी प्राइमरी और कितना मतलब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी और क्या ये आयोनाइज होगा और क्या बनाएगा ये। तो ऑल द Cl आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन, नहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो मतलब और कुछ बाहर हो, इसका मतलब है कि पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। 2 Cl आयोनाइज एंड 1 Cl इज अ सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो बोल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये आप जानते हैं, आपने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो कि एनायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से सेटिस्फाई होती है, एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो केवल लिगेंड से सेटिस्फाई होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी एनायन से और सेकेंडरी वैलेंसी होगी एनायनिक लिगेंड से भी हो सकती है, मैंने सभी टाइप के लिगेंड, चाहे कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, तीनों टाइप के लिगेंड से आपकी सेटिस्फाई होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर मैं टोटल आपके पास में 8 हो गए, 5 अमोनिया हो गई 2, तो आपके पास मालूम है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 बनता है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा CONS3 का होल 5 और फिर मैं ले लूँगा Cl और 2 Cl को मैं बाहर निकाल लूँगा, तो 2 Cl आयोनाइज एंड 1 Cl मेक, तो ये आपका आंसर होगा। 1 Cl अंदर होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, जो नहीं जाएगी वो लिगेंड है, और ये 2 Cl जो बाहर है वो सिंपल एनायन है जो आपकी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। अमोनिया को चाहे अंदर रखूँ चाहे बाहर रखूँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि अमोनिया तो एनायन है ही नहीं, तो वो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 69। 69 भी आपका पूछ रहा है द सिनर्जेनिक बॉन्ड ऑफ मेटल कार्बोनिल कौन सा होता है। देखिए सिनर्जेनिक बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप से बिहेव करते हैं। सिनर्जेनिक बॉन्ड होते हैं जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और दूसरा वो होता है कि वो उसके साथ में बैक पेयरिंग करके पाई बॉन्ड बना ले, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिगेंड क्या होगा यूज होगा। तो सिनर्जिक बॉन्ड 2 टाइप से बनते हैं,
लिगेंड या तो मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को भेज के वहाँ पे क्या करें, उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएं, और दूसरा होता है उसके साथ क्या करें, एंटी बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग करें और उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें और उससे बॉन्ड बनाएं। तो ये आपका सिनर्जिक बॉन्ड जो होता है मेटल कार्बोनिक में बैक बॉन्डिंग से बन रहा है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है मतलब ये एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले, इसमें आपसे बोल रहा है कि 1 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विथ AgCN गिव्स द आइसोसाइनाइड। आपको मालूम है आइसोसाइनाइड बनाता है ना, क्यों बनाता है आइसोसाइनाइड आपको मालूम है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का होने के कारण ये क्या करेगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक, तो एजर्शन तो सही है, AgCN इज मेनली आयनिक कैरेक्टर, ये गलत है आपका। तो आपका एजर्शन सही था और रीज़न गलत है, क्योंकि जो AgCN है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, KCN होता है प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अगर वो KCN होता तो ये बात सही होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 71, बहुत आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा 71 वाला क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आपका ईथर लिया हुआ है और इसकी HI के साथ रिएक्शन करा रहा है। आपको पता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है, वाया SN1 हो रही है, और जब SN1 के थ्रू रिएक्शन होती है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, बेंजाइलेनियम आयन बनेगा, ये यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा, तो आयोडीन यहाँ आएगी। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 71 में वो आपका सेकेंड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 72 क्वेश्चन आपके बता रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है, और ये बनाएगा प्रोटोनेशन करने से इस प्रकार से शिफ्टिंग होकर ये कंपाउंड बना लेगा। ये आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखा है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, तो पहला बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट, ये तो सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा बोल रहा है द रिएक्शन इज यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही वो मेल्ट होंगे, इसी कारण मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने में इसको यूज करते हैं, तो ये भी सही है। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू लेफ्ट हैंड साइड इज मूव फॉर एल्डिहाइड, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। क्यों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम होता है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी रिएक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम में अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करे मतलब बैकवर्ड करे तो मोस्ट एल्डिहाइड होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो प्रोडक्ट जो पोजीशन है वो लार्ज होगी, जबकि गलत है वो, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे कम है, और इसमें कीटोन में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये सही है। आपका थर्ड स्टेटमेंट जो था वो गलत था। अब आपका थैलामाइड के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बनाया है, और बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर। आपको मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से आपको मालूम है कि एनिलीन नहीं बनता, क्योंकि एनिलीन 1 डिग्री है, ये आपको बिल्कुल फैक्ट है ये, तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था जो आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट जो है 74 वाला क्वेश्चन भी आपका बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। फाइब्रस प्रोटीन आप जानते हैं, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसमें आपका ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और आपका जो ये 1 और 4 वाला जो है, जो इसके लिए आएगा फाइब्रस के लिए 1 और 4 दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं,
और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और ग्लोबुलर बोलने का मतलब वो शेप में कैसे होते हैं, स्फेरिकल। तो सेकंड और थर्ड जो होंगे वो बी के साथ होंगे और फर्स्ट और फोर्थ जो होंगे, तो इसमें आंसर सही होगा आपका ये वाला। ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में आपने ये पढ़ा है, ये भी फैक्ट है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 75, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई बोरेक्स बीट टेस्ट, पेयर ऑफ कैटायन जो आइडेंटिफाई बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट आपका कौन देते हैं, कॉपर और कोबाल्ट जो होते हैं ये देते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। निकल भी देता है पर लेड नहीं देता, पेयर में पूछ रहा है तो ये नहीं देते। कॉपर, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं ये देते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसके बाद आएगा, जो इस कैटेगरी में आएगा वो आपका है 77 क्वेश्चन नेक्स्ट है। द 5 डिजेनरेटिंग ऑर्बिटल, ये जो डी के होते हैं 5 डिजेनरेटिंग ऑर्बिटल आपको मालूम है, और बोल रहा है कि इसके लिए क्या स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल, बिल्कुल सही, यही आपका पहला स्टेटमेंट। नॉन एक्सियल बोलने का मतलब होता है ये कोऑर्डिनेट्स पे लाई करते हैं। जैसे मैं एक का बना के दिखाऊं आपको, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये ऐसे लाई करेंगे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे, और ये जो दोनों होते हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो जो कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल माने फर्स्ट 3 जो होते हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब फिर से आ गया वही डाइपोल मूवमेंट वाला 78 वाला क्वेश्चन। ये किसका डाइपोल, अभी आपको बताया था अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में फिर NF3 का, और फिर BCl3 का, क्योंकि BCl3 का 0 होता है आपको मालूम है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। तो BCl3 का 0 हो जाएगा, उसके बाद NF3 आएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो 81 है, जो इस कैटेगरी में आ रहा है, और ये पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि कहाँ पे एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये देखने के लिए वही बात है कि आपको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेगी, फिर फर्स्ट वाले में मिलेगी, और फिर आपको सेकंड वाले में मिलेगी, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम आगे चलें तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा 84 पे। 84 पे हमारा बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है किसकी, हैलोजन की, उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा कि जो E0 वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है प्लस 2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन का जो E0 वैल्यू जो होता है, E0 वैल्यू जो होता है वो होता है प्लस 2.87 वोल्ट, सबसे ज़्यादा होता है, और इसी कारण ये आपका, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का होता है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है 86 क्वेश्चन आपका बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। ये भी आपको देख के कर लेना पड़ेगा क्योंकि आपको टेट्राहेड्रल बोल रहा है और आपको स्क्वायर प्लेनर बोल रहा है, तो ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो जो फर्स्ट वाला जो है वो 3 मतलब स्क्वायर प्लेनर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में है, और ये आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जहाँ पे निकिल में +2 निकाल दिया है उसने, माने यहाँ पे निकाला नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे हैं, और यहाँ पे ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर के साथ वो डायमैग्नेटिक बनेगा। तो ये भी आपका सिंपली आप क्या करना, सबके सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जब पहले वाले बोला निकिल के ऊपर लगा हुआ है 2- या निकिल का यहाँ पे 0 लगा हुआ है, निकिल का 0 है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपको बताया 4s2 3d8 होता है निकिल का। अगर कोई भी नहीं निकला इससे निकिल से, तो इसका मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन रह गया। और ये CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, D में, और इसको खाली कर देगा, तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। क्योंकि D आपका कैसा रहेगा, D आपका ऐसा रहेगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और s के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो ये पूरा भर गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हो जाएगा वो आपका B क्या हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और चूंकि इसमें D का कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब वो टेट्राहेड्रल बनेगा और डायमैग्नेटिक बनेगा, तो इसका ये बन जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो इस टाइप से आप कोऑर्डिनेशन में, ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन मिलते हैं आपको, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो फटाक से आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये देख लीजिएगा कि लिगेंड किस टाइप का, जैसे Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग करेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को पीछे शिफ्ट करेगा नहीं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, ये काम करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है 87 वाला। 87 में आपको बोल रहा है ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, आपने इसको वो किया मतलब हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ क्या बन गया आपका, फिनॉल बना। तो यहाँ तो बन गया आपका फिनॉल, और फिनॉल की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिए तो ये वही बना, बी वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा जो आपने पहले भी देखा, जो टेस्ट ऑफ फिनॉल है, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन गया, जिसका क्या आएगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, मतलब 87 का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ KCN के साथ, तो ब्रोमीन की KCN के साथ, तो ब्रोमीन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे प्रोपेन बोला, 1 ब्रोमो प्रोपेन बोल रहा है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब ये हो गया, यहाँ Br लगा हुआ है, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 2 3 सॉरी, अच्छा ये लगा हुआ है, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन का अगर मैं KCN के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CN, और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने से फिर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में आ गए हम लोग। अब 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द रिएक्शन, आपके में 89 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द चेंज इन फंक्शन ग्रुप करस्पॉन्डिंग चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन फाइनल प्रोडक्ट। तो साइनाइड का रिडक्शन किया और ये पूरी रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे क्या बना आपका, पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाली रिडक्शन से और हाइड्रोलिसिस से वो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बन गया, मतलब फर्स्ट 2 रिएक्शन से, ठीक है। पहले एल्डेमीन बनेगा, पहले वाली रिएक्शन से एल्डेमीन मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले से बनेगा आपका यहाँ पे ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये फर्स्ट है। सेकंड अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा ये एल्डिहाइड बनेगा, और अगर थर्ड के साथ रिएक्शन करा देंगे रेड फास्फोरस के साथ में तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा इथेन, मतलब C2H6 बन जाएगा। तो अब आपके पास क्या हुआ कि साइनाइड से स्टार्ट, तो आपने साइनाइड से किया और बना किस में लिया, हमने अल्केन में कन्वर्ट कर लिया, मिथाइल में, मतलब आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो मैंने ये 3 पेपर अभी आपके साथ डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें हेल्प मिली होगी, और किस टाइप से इसको सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, ये हमने आज एक्सप्लेन किया। आने वाले समय में हम लोग नेक्स्ट AITS जब पेपर होंगे तो उसके पेपर को भी इसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।